2047 विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और एबीपी नेटवर्क का ये राष्ट्र को समर्पित प्रयास है इंडिया एक्ट 2047 कॉन्क्लेव, जो हम अनवरत आपके सामने लेकर आते हैं। ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत खास है। देखिए, जब हम बात करते हैं विकसित भारत की तो ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है। और इस इवॉल्विंग स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, या आप कह सकते हैं कि जो मजबूती दे रही है, जो नींव है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये महिलाएं इस सेशन में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियां पहले आप इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो किस किस भूमिका में काम कर रही हैं, जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कोई तो खदान के भीतर घुसकर काम कर रहा है, कोई सड़क पर दिलेरी के साथ ट्रक चला रहा है, कोई पोर्ट पर मौजूद है और आरटीजी ऑपरेटर के तौर पर बड़े बड़े भारी भारी कई कई टन के कंटेनर्स उठाने का काम कर रहा है। और साथ ही कोई ऐसे भी हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करते हुए इस देश निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। तो है ना, ये बिल्कुल विशिष्ट महिलाओं का पैनल इस वक्त। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन महिलाओं के। तो मैं योगिता जी से शुरुआत करती हूं। योगिता जी संभवतः इस देश की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं। योगिता जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आपको अपनी कहानी अपनी ज़बानी ही सुनानी है यहाँ पर। तो ये फील्ड जो पुरुषों का पेशा माना जाता था, आपने अपने लिए कैसे चुना? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि यह फील्ड जो है, इसे पुरुषों का क्षेत्र मानने वाले लोग जो है उनमें मैं शामिल नहीं हूँ। इस बात पर तो तालियां बनती हैं। कोई भी क्षेत्र किसी पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए, ये सिर्फ हमारा माइंड सोचता है। सचमुच में ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। सारे काम सारे ही महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकती हो, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले तो इस सोच के साथ में मैंने इस फील्ड में कदम रखा कि मेरे सामने तो जो भी काम है वो बस काम है, उसे करना है और उससे जो अर्निंग आएगी उससे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अर्जित करना है, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से मैंने इस फील्ड की तरफ देखा। लेकिन योगिता जी, आपकी सोच तो बहुत ही शानदार है, पर जो एक समाज में बड़े तबके की सोच है वो तो यही जोड़ता है ना, कि ट्रक ड्राइवर कोई पुरुष ही होगा। तो फिर उस सोच वाली चुनौती को कैसे पार किया? दिक्कतें आई? देखिए, जब से बचपन में मैं बड़ी हो रही थी तो पापा या मम्मी या जो भी आसपास के लोग बोलते थे ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, तो उस समय भी मैं मन के अंदर हंसा करती थी कि ये नहीं कर सकते बोलने वाले ये कौन है, और ये मेरे माइंड पे थोड़ी ना फोकस करेंगे, ये तो मेरा माइंड तय करेगा कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं खेल सकती हूँ या पतंग में उड़ा सकती हूँ। उस समय से शुरुआत हुई। तो लड़कियाँ नहीं छतों पे चढ़ के पतंग नहीं उड़ाती थी, मगर मैंने उस समय भी ये सब किया। तो मेरी सोच काफ़ी डिफरेंट रही है, जिस वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। यही कहना चाहूँगी। बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं इसके तरफ मैं आज भी ध्यान नहीं देती हूँ। पापा तो अभी भी बोलते हैं कितना घूमेगी। अरे पापा, मैं घर में बैठने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, घूमने के लिए तो ज़िंदगी मिली है। बाहर निकलो और पता करो। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, और जब आप एक कंफर्टेबल जोन में बैठ जाते हो तो तब कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो पूरा देश घूम लिया आपने, ट्रक से पूरा देश नाप दिया है आपने। कौन सा हिस्सा देश का सबसे अच्छा लगता है और कहाँ सबसे मज़ा आता है ड्राइव करने में? मुझे तो मेघालय वाले एरिया में मज़ा आया। ओहो, खूबसूरती की वजह से? बहुत सुंदर जगह है। बहुत नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ। तो अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर कभी कंसर्न होता है सड़क पर जब उतरती है? ये तो एग्जाम्पल है, देश में सामने के सिक्योरिटी वाले लोग भी स्वयं अपनी जो ऑनर होता है उनकी डेथ कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो सिक्योरिटी फिर हमारे लिए क्या मायने रखती है कि जो बॉडीगार्ड होते हैं वो ही हत्याएं कर देते हैं, तो फिर हम लोग क्यों सोच लेते हैं कि हमें यहाँ सिक्योरिटी है या वहाँ सिक्योरिटी। कुल मिलाकर के हमें ठोस और मजबूत बनने की आवश्यकता है। क्या बात है, शानदार। तो ये परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी एक नई लीक, अपनी एक नई लकीर खींचती हुई महिलाएं हैं। नेहल का ज़रा रुख कर लेते हैं। और नेहल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक काम करती हैं। मैं सुनकर कांप गई। ज़मीन के नीचे
हमें तो रास्ता ढूंढने के लिए मोबाइल चाहिए होता है, नेविगेशन करना पड़ता है, लेकिन ये जमीन के नीचे जहां पर आपका जीपीएस भी काम नहीं करेगा, वहां पर उतरकर और खदानों के भीतर घुसकर बिल्कुल घने घुप अंधेरे के अंदर इतने खतरनाक काम, मतलब ये डेयर डेविल हैं क्या आप? कहां से आता है ये हौसला? So basically, my father is from mining, and my complete background is from mining. But earlier, the mining is not for women's. So they are generally always thinking that no, mining is not for women, and I don't have any brother. So people always ask to my father, "This who will create and continue his legacy?" But I thought that why I can't. So I step into this world. This is called the mining industry, and I work as a first female mining engineer in underground in Hindustan Zinc Limited, and currently I am working as a blasting engineer in Sindesar Khurd mines of the Hindustan Zinc. So initially it was very difficult because so many kind of hurdles and some nervousness is associated along with this kind of journey. But rather than I see that so many girls are working here, so many girls having so much kind of confidence in themselves, and Hindustan Zinc stepping into the like another world. They are creating us a first female women underground mine rescue team, where we used to go through the different kind of hardcore training, like a soldier, we can say. So when we compete into the international forum as a part of India's first female underground mine rescue team in IMRC 2024 in Colombia, so there also people react like, how? No, these Indian girls cannot do this. But when we step into the competition level, they see our strength, the stamina, and the confidence level. Then they can, give us standing ovation when we received the second position in overall this competition as a first female underground mine women rescue team. So this is not, I think this is not only about the women versus men. We are creating our own space now. We are proving ourselves with the, performance, discipline, results as well. So yes, now we can say that we are the part of this industry now. भारत की नारी है, कुछ भी इसके लिए नामुमकिन नहीं है, कुछ भी करके ये दिखा सकती है और अपने हौसलों से हर मैदान फतेह कर सकती है. यही किया ना आपने? बिल्कुल. फादर जो है वो माइनिंग की फील्ड से थे और फिर इन्होंने अपने पापा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसी फील्ड को चुना. पापा तो बहुत खुश हुए होंगे. बहुत. रिएक्शन क्या था ये बताओ ना. उनका जब उन्हें एक ऐसे ही एक तरह के फोरम पे बुलाया गया था टू रिकॉग्नाइज हिम आल्सो फॉर दिस, एंड ही गेटिंग स्टार्टेड लाइक इमोशनल. ही डिडंट से एनीथिंग, but he feel so much kind of proud and all the dignity, and now people are talking about our marriages and all. Then he is saying that no, it is her life, let them enjoy, let them take decision. She will become one day a CEO of an mining industry. So he is always with me, and along with that, not only he, Hindustan Zinc also support me a lot in this journey. He always give me a platform. अभी तो देखिए आपने एक मकाम हासिल कर लिया है जी. तो अभी तो सब जो हैं वो आपकी जो शिद्दत है, जो मेहनत है, लगन है, उसको पहचान भी रहे हैं, सलाम कर रहे हैं. लेकिन थोड़ा सा जरा उस जर्नी के बारे में बताइए ना, जब आपने ये फैसला लिया था कि नहीं मुझे तो पापा वाली फील्ड में ही जाना है, मुझे तो यही काम करना है, तब फिर रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, उनके क्या रिएक्शंस थे? मना करते थे लोग, सलाह देते थे ये मत करो, सुझाया क्या करते थे, क्या कर लो? सबसे पहले तो मना ही कर दिया था कि दिस इज नॉट द फील्ड फॉर women. They used to go in the IT sector or some manufacturing sector and all those things. But along with my father, I can take my decision. And even my mother also not supporting for this, because she thought that how she got struggled, and when she got to the underground mines, maybe the safety concern will be there. But yes, तो रोना धोना भी हुआ, इमोशनल ड्रामा भी हुआ. yes. मैं उस जरिए से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, आई वॉज द ओनली सिंगल फीमेल कैंडिडेट इन द इंजीनियरिंग ब्रांच of the mining. So I was stepping into the laboratory, and I saw that only and only the male candidates were there. So I stepped back and come and start calling to my mom and crying that this is not my field, I will not go there. आपने खुद ही रोना शुरू कर दिया? मैंने खुद ही रोना स्टार्ट कर दिया. But then my father talked to me
then he's saying, get more comfortable with this. Yes, you can do it. If my son will be available, he can also do this. So there is a no gender bias associated with this kind of, you can also do this, you can perform better, you can do it, I am with you. And then I started my journey in the mining, and same kind of things happened with me when I was joining as a mining engineer in Hindustan Zinc. But these people understands me, even the workforce which we are working through, they also respect us. They earlier they are getting hesitated, they are some kind of resistive nature, but they saw that no, ये भी कर रही है, तो they are also supporting me that yes, मैडम कर लेंगी, मैडम का सपोर्ट रहेगा तो हम भी कर लेंगे. अच्छा, तो मैडम के सामने सबसे बड़ी कोई चुनौती, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें वाकई में पसीने छूट गए, बहुत मुश्किल था, कोई इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो शेयर करना चाहें यहाँ पर आप? रिसेंट टाइम में ही एक इमरजेंसी डेवलप हो गई थी माइंस में, जिसमें एक इक्विपमेंट में फायर हुआ था. तो उस टाइम पे काफ़ी लोग जो थे ट्रक के पीछे की साइड थे जो ट्रैप हो गए थे, और हम सब इंजीनियर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम भी वहीं पर थी, नीचे माइन के अंदर. नीचे माइन के अंदर. हाँ. तो उसमें ऐसा रहता है कि एक क्लोज्ड स्फेरिकल एरिया में बहुत सारी गैसेज इकट्ठी हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैजार्डियस होती है. तो उस कंडीशन में एक रेस्क्यू सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि एक ट्रस्ट होता है सारी मैन पावर का, सारे लोगों का हमारे ऊपर, कि हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं, कैसे हम उन लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उन्हें बाहर निकाल पाएंगे या हम उनकी किसी भी तरह से मदद कर पाएंगे. तो वो जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है जिसके थ्रू, तो उस टाइम पे बीइंग अ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन आई वाज देयर. सो माय सीनियर मैनेजमेंट टीम, माय मैनेजर मिस्टर नीलेश करोटे हेल्प मी अ लॉट to go through with this, and they are just making so much confidence that you can do it. And I go there and I take 5 people from this condition to the outside. So this is the biggest, I think, the achievement from my side. 5 लोगों की जान बचाई आपने इतने खतरनाक माहौल के अंदर. बिल्कुल माइन के नीचे जहां पर जहरीली हवाएं, गैसेस भर रही थी, वहां पर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया. तो वाकई में यादगार रहेगा आपके लिए. आगे बढ़ते हैं, जरा कार्तिका से बात करते हैं. तो कार्तिका जो है वो आरटीजी ऑपरेटर हैं, और उनसे जानते हैं हाउ इज योर नॉर्मल वर्किंग डे, लाइक व्हाट वर्क डू यू डू बेसिकली? या इट्स ओके, एक बार तालियां बजा दीजिए. कार्तिका बहुत नर्वस हैं. नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके देशवासी हैं, आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस. सो प्लीज शेयर इट विद अस. या इट्स ओके. Okay, as a crane operator, I was involving container handling in the port. When I started my career, I was the first lady operator in our port. Now we have 8 operators in different roles. So how did you choose this field of being a crane operator? Okay, I started my career, I completed in diploma, then I entered in port operation. I started my career in RTG operator in DP World Kochi. Then I entered in Adani port. It's fully automatic. When I was joining, full male employees are there. So were you the first female RTG operator over there? Yeah. Yes. तो ये पहली महिला आरटीजी ऑपरेटर थी. इससे पहले वहां पर कोई भी महिला जो क्रेन ऑपरेटर है वो उस पोर्ट पर नहीं थी. नहीं. So did you face some difficulties also, some challenges which you overcame with time? Initial stage it was very challenging, but my supervisor and my experienced operator, it helped me a lot. Any scary experience which you would like to share with us? Scary experience which you would like to share with us? Scary? Nothing. Any exciting experience which you would like to share with us? Exciting experience when when I joined the Adani port, my first training in Mundra port is full of male employees in RTG. I was only woman, but very scary stages are there. When I climbed the RTG and I first... You have to climb a ladder to reach to the driver's seat? Yeah.
क्रेन क्योंकि बहुत ऊंची होती है तो वहां पर ड्राइविंग सीट तक पहुंचने के लिए बाकायदा जो सीढ़ी है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है. अराउंड व्हाट हाइट? Around 30 meter height. 30 मीटर. Yeah. 30 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर ये क्रेन चलाती हैं. तो जरा सोचिए वो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर. First time fear of height. Easy. Then it all became a routine, huh? Then it was all very easy. Yeah, day and night shift. Day and night shift Yeah. also. Also. So you work in shifts over there. 12-hour shift. And how technology and automation has made your work easier with time? India's first automatic crane in Vidingaport, Trivandrum, Kerala. Okay. Okay. It is very easy to Easy difference to pick the containers yeah, and it is very, place them place on the them. positions. Okay. We are only monitoring. Sometimes it fault. So like everything is automated. You just feed the components and then the machine does all the things. It's all the things. It's fully automatic. It's like on an autopilot mode, like how they fly the planes. Is it like that? Fully automatic means it's fully pick the container automatically, then it's placed in the truck. Okay. चलिए तकनीक से जिंदगी आसान हो रही है इनकी. आगे बढ़ते हैं. एक और खास मेहमान सिंधु पांद्रे हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा, सिंधु पांद्रे जो हैं वो जिस फील्ड में हैं वो एल्यूमिनियम, जिसको मेटल ऑफ फ्यूचर मतलब भविष्य का जो मेटल है वो कहा जाता है. तो ये जो भविष्य के मेटल के साथ आप काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना जरूरी है इसकी भूमिका? Okay, so first of all, just I would give a little intro. I am Sindhu Pandre and I am an engineering professional with over 19 years of experience in aluminium manufacturing. So it was like I am presently associated with Vedanta Aluminium, Jharsuguda, Odisha. So I come from a very small town, Balaghat in Madhya Pradesh. So I never imagined that I would be leading one of the pot line, aluminium production line, which is completely operated and maintained by all women professionals. So it is the whole unit. The whole unit is yes, maintained by women. The whole pot line for one line is maintained by all women professionals. And you're leading it. Yes. So it was like a dream come true. It's all women pot line, India's first all women pot line. So yes, aluminium is the metal of future. It is like just I'll go to the process like how it is manufactured. So mainly we have the setup at Balco, Korba and Jharsuguda, Odisha, and when we have refinery unit at Lanjigad, Odisha. So this aluminium manufacturing basically it converts bauxite ore to the aluminium metal. So what kind of challenges do you face during your work? So mainly if we talk about the production line, we operate it with very heavy machineries there. Okay. And with very heavy challenging environment, high temperature and high electric current. So if we talk about the electric current, 350 kiloampere DC current we operate it with. So the challenges are very high, environment is very demanding. And earlier this particular line, if we say, or this manufacturing of aluminium, it was totally done by male professionals. So mainly manufacturing, we say it is a male dominated world. But now our women professionals, they are handling this crane operation very safely and very efficiently. And ultimately they are delivering the results in terms of volume, in terms of safety, in terms of efficiency. और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं क्योंकि भविष्य का मेटल जो है, मेटल ऑफ फ्यूचर, यही एल्यूमिनियम है. योगिता, 2047 की हम यहाँ पर बात करें, विकसित भारत. तो 2047 विकसित भारत का सपना जब साकार होगा तो फिर सड़कों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपका क्या सपना है? कैसा होना चाहिए देश? सड़कें तो अभी शुरुआत हो रही है, सभी दूर 2 लाइन से 4 लाइन, 4 लाइन से 6 लाइन, 8 लाइन हो रही है. और मेरा ये सोचना है विकसित भारत को लेके सबसे पहले तो कि आप जो बार बार बाईपास बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड को ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, इसे रोक करके सीधे आपने उस सिटी को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर बनाने चाहिए सभी दूर, न कि एक बाईपास को क्रश किया, पब्लिक ज़्यादा वहाँ पे आ गई रहने के लिए तो आपने फिर दूसरा 50 किलोमीटर दूर बाईपास बनाया.
ये नहीं होना चाहिए। सभी सिटीज़ के ऊपर से निकलने वाले हैं, फ्लाईओवर बना दो ताकि जिसको सिटी क्रॉस करनी है वो सीधे चले आए। तो ट्रक्स नेचुरली आपका फ्यूल भी सेविंग होने वाला है उससे, और एग्रीकल्चर लैंड भी सेविंग होगी, और इसकी ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आप बाईपास बनाते जाएंगे वहाँ वहाँ लोग और कॉलोनीज बनती चली जाएगी। ऐसे आप बार बार कितने एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब करेंगे, ये मेरी सोच है। पहला तो यहाँ चेंज आना चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका। और नेचुरली, और दूसरी चीज़ है कि जो ये चीज़ के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि पॉल्यूशन और ये, तो जो धुआं सब दूर जलाया जा रहा है, कई जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं। 25,000 पेड़ काट दिए, पर क्या 25,000 पेड़ वापस लग जाएंगे? लास्ट ईयर तक 40+ टेम्परेचर जा रहा था, अब 45+ टेम्परेचर जा रहा है। नेक्स्ट ईयर तो पता नहीं 50+ टेम्परेचर जाएगा। तो इस ओर पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमने हमारे विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डेवलप करने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि बिना पब्लिक के सेफ्टी के आप इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो पहले नेचर को सेफ्टी को देखना चाहिए कि नेचर के साथ हम लोग आगे बढ़ें। एक तो मैं ये बोलूँगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर विकसित भारत के लिए, और सेकंड तो एजुकेटेड लोग होना बहुत ज़रूरी है, न कि धक्का मार के पास करके आगे बढ़ गए। उन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। स्वयं से पढ़ाई करके जो आगे बढ़ता है वो उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है, और वो किसी भी फील्ड को छोटा या बड़ा नहीं देखता है। तो इस ओर पहले लोगों ने सोचना चाहिए कि कोई फील्ड छोटी है या बड़ी है, इस तरफ ना देख के सभी लोग मिलकर सभी फील्ड में जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो जाना चाहिए। तो विकसित भारत के लिए और सपोर्ट होगा। आपने इतनी शानदार बात कही है ना, मुझे लगता है इसी के साथ हमें इस सत्र का समापन करना चाहिए कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर जब हम चल रहे हैं, तो फिर अगर वो विकास समावेशी नहीं होगा और वो विकास समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने वाला नहीं होगा, तो फिर उस विकास के कोई मायने रह नहीं जाते। इसीलिए जब 2047 विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर विकास समावेशी भी हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ हो बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भी वो विकास होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर आने के लिए। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी।